दोस्तों, मेरी इस वास्तविक कहानी में आपका स्वागत है। मेरे जेठ जी को एक बार ट्रेन में मौका मिला और फिर वो सब काम कर डाले थे मेरे साथ। मेरे जेठ जी काफ़ी जवान और सुंदर हैं। आइए शुरुआत से बताती हूँ कैसे हुआ ये सब। कहानी के अंत में वही सब होगा। ट्रेन का सफ़र यूं तो हमेशा ही थका देने वाला होता है, लेकिन जेठ सुधी के उस झुलसाते हुए महीने में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से स्टेशन से मुंबई तक का वो सफ़र मेरे लिए एक ऐसी कश्मकश और खामोश हलचल का जरिया बन जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा नाम मीरा है। शादी को अभी जुम्मा 2 साल ही हुए थे। मेरे पति रमेश मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और वहीं एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहते थे। इस बार गांव आने पर उन्होंने तय किया कि वो मुझे भी अपने साथ मुंबई ले जाएंगे, लेकिन ऐन वक्त पर कंपनी के किसी ज़रूरी काम से उन्हें तुरंत फ्लाइट पकड़कर पहले निकलना पड़ा। पीछे मैं और घर का सामान रह गया। अकेले इतनी दूर का सफ़र करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए घर के बड़ों ने तय किया कि मेरे जेठ जय जी मुझे मुंबई छोड़ आएंगे। जय जी स्वभाव से गंभीर, लंबे चौड़े और थोड़े रसूखदार किस्म के इंसान थे। घर में सब उनकी बात मानते थे। मैं भी उनका बहुत आदर करती थी और हमेशा उनके सामने घूंघट का लिहाज रखती थी। जिस दिन हमें निकलना था उस दिन दोपहर से ही आसमान से आग बरस रही थी। स्टेशन पर पहुंचे तो पैर रखने की जगह नहीं थी। जब हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आग शुरू की तो नज़ारा देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए। जनरल और स्लीपर डिब्बों की बात तो छोड़िए, हमारे इसी 3 टियर डिब्बे का भी बुरा हाल था। वेटिंग टिकट वाले और भारी सामान लिए लोग गलियारे में इस कदर भरे थे कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। जैसे तैसे जजी ने अपना रब दिखाकर और लोगों को हटाते हुए मुझे डिब्बे के अंदर धकेला और खुद सामान लेकर पीछे पीछे आए। जब हम अपनी सीट के पास पहुंचे तो वहां पहले से ही तय संख्या से ज्यादा लोग ठंस कर बैठे हुए थे। जय जी ने अपनी भारी आवाज में कहा, भाई साहब जरा खिसकिए, हमारी रिजर्व सीट है। थोड़ी आनानी के बाद वहां बैठे लोगों ने थोड़ी सी जगह बनाई। जय जी ने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं जैसे तैसे उस तंग जगह पे बैठ तो गई, लेकिन जगह इतनी कम थी कि मैं ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही थी। मेरा आधा शरीर सीट से बाहर था और ट्रेन के हिलने से मैं बार बार गिरने को हो रही थी। मुझे इस तरह परेशान और असहज देखकर जय जी के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और गहराई तैर गई। ट्रेन ने एक लंबे हॉर्न के साथ रफ्तार पकड़ ली थी। डिब्बे के भीतर की उमस और भीड़ के कारण मेरा दम घुट रहा था। मैं बार बार अपनी साड़ी के पल्लू को संभाल रही थी और खुद को सीट पर टिकाए रखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी जय जी, जो मेरे ठीक सामने वाली बची कुची जगह पर आधे तिरछे बैठे थे, थोड़ा आगे झुके। उन्होंने आसपास के माहौल पर एक नज़र दौड़ाई जहां हर कोई अपनी ही धुन में था और फिर बेहद धीमी फुसफुसाती हुई आवाज़ में मुझसे कहा, मीरा ऐसे तो तुम पूरे रास्ते परेशान रहोगी। जगह बिल्कुल नहीं है और आगे का सफ़र बहुत लंबा है। मैंने घूंघट के अंदर से ही धीरे से कहा, कोई बात नहीं जेठ जी, मैं जैसे तैसे कट लूँगी। उन्होंने कुछ देर मुझे देखा, फिर अपने पैरों को थोड़ा फैलाते हुए एक बेहद गंभीर लेकिन अधिकारपूर्ण लहजे में बोले, बहू संकोच मत करो, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है और सब अपनी धुन में है। तुम एक काम करो, आओ और मेरी जांघों पर बैठ जाओ, कम से कम आराम से तो रहोगी। उनकी ये बात सुनकर एक पल के लिए मेरे कान सुन्न हो गए। जेठ और बहू का रिश्ता मर्यादा का होता है। गांव घर में तो हम आमने सामने बैठने से भी कतराते हैं, लेकिन इस वक्त परिस्थिति ऐसी थी कि थकान और असुविधा हावी हो रही थी। मेरी खामोशी और झिंझक को भांपते हुए उन्होंने दोबारा कहा, आ जाओ, शर्माओ मत, सफ़र लंबा है, बीमार हो जाओगी। न जाने उस वक्त मुझ पर क्या हावी था, भीड़ का डर या जय जी की बातों का असर। मैंने धीरे से कदम बढ़ाया और संकोच से सिमटते हुए उनकी जांघों पर बैठ गई। जैसे ही मैं उनके ऊपर बैठी, मुझे उनके शरीर की तपिश और मजबूती का एहसास हुआ। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा शायद उन्हें भी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। जय जी ने मुझे सहारा देने के लिए बस हल्के से छू रखा था, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी और पटरियों के मोड़ पर झटके खाने लगी, माहौल बदलने लगा। अचानक ट्रेन ने एक जोरदार ब्रेक लिया। मैं आगे की तरफ गिरने ही वाली थी कि जय जी के दोनों मजबूत हाथ तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने कसकर मेरी कमर को थाम लिया। उनका ये स्पर्श सामान्य नहीं था। उनकी उंगलियां मेरी कमर पर टिक गईं। उन्होंने मेरे कान के पास झुककर कहा, देखना संभल कर, मैं तुम्हें पकड़ लेता हूं, नहीं तो तुम गिर जाओगी, भीड़ बहुत है। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी घनक थी। मैं कुछ कह नहीं पाई, बस धीरे से सिर हिला दिया।
मैं समझ रही थी कि वो इस मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मज़े लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस बंद डिब्बे में और उस भीड़ में मेरे पास विरोध करने का कोई सीधा रास्ता भी नहीं था। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, डिब्बे की लाइटें मध्यम हो गईं। लोग अपनी अपनी सीटों पर ऊँघने लगे। ट्रेन के चलने और रुकने का सिलसिला जारी था और हर ब्रेक के साथ जयजी के बहाने बढ़ते जा रहे थे। कभी जब ट्रेन दचका खाती तो उनका हाथ मेरी कमर से सरक कर धीरे से मेरे पेट पे आ जाता। वो जानबूझकर अपने हाथ को वहां कुछ सेकंड के लिए छोड़ देते, जैसे ये जता रहे हो कि वो सिर्फ मुझे संभाल रहे हैं। इतना ही नहीं, जब भी वो मुझसे कुछ बात करने के लिए आगे झुकते तो उनका मुंह मेरी गर्दन के बेहद करीब आ जाता। उनकी गर्म सांसें मेरी गर्दन और संवेदनशील त्वचा को छूती, जिससे मेरे पूरे शरीर में एक सहरन दौड़ जाती। कई बार तो उन्होंने बेहद चालाकी से ट्रेन के झटके का बहाने बनाकर अपना चेहरा मेरे चेहरे की तरफ घुमाया, जिससे उनका गाल लगभग मेरे चेहरे से छू गया। मैं सब समझ रही थी। उनकी आंखों में छुपा वो चालाक भाव, वो बहाने, वो बार बार गिर जाओगे कहना, ये सब सिर्फ मुझे छूने और उस पल का आनंद लेने के लिए था। लेकिन एक अजीब सा डर, लोकलाज और उस माहौल की लाचारी ने मुझे खामोश रखा। मैंने खुद को उनके स्पर्श के हवाले तो कर दिया था, लेकिन मन ही मन एक अजीब सी कशमकश से जूझ रही थी। अगली दोपहर लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद आखिरकार ट्रेन मुंबई के एक बड़े और व्यस्त स्टेशन पर आकर रुकी। चारों तरफ कुल्ली कुल्ली की आवाज़ें और यात्रियों की आपाधापी शुरू हो गई। लोग अपना सामान लेकर दरवाजों की तरफ भागने लगे। मैं जयजी के ऊपर से उठी और अपनी साड़ी और पल्लू को ठीक किया। मेरा पूरा शरीर इस अजीब सफ़र के तनाव और थकान से टूट रहा था। जेजी ने मुस्कुराते हुए अपना सामान उठाया और मुझे आगे चलने का इशारा किया। जब हम ट्रेन के ऊंचे दरवाजे पर पहुंचे तो नीचे प्लेटफॉर्म पर उतरने के लिए भारी भीड़ धक्का मुक्की कर रही थी। नीचे का फुटबोर्ड काफ़ी ऊंचा था। मैं अभी उतरने का सोच ही रही थी कि पीछे से जयजी ने बिना किसी झिझक के दोबारा अपनी दोनों हथेलियां मेरी कमर पर जमा दी। उन्होंने मुझे लगभग हवा में उठाते हुए धीरे से नीचे उतारा और बड़े ही अपनेपन और फिक्र भरे लहजे में बोले, आराम से मीरा, गिर जाओगी कहीं। देखो कितना धक्का लग रहा है यहाँ। मैंने नीचे उतरकर अपने पैर संभाले और पलटकर उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर वही जानी पहचानी मध्यम सी मुस्कान थी। मैं अच्छी तरह जानती थी कि प्लेटफॉर्म पर उतरना इतना भी मुश्किल नहीं था और ना ही मुझे किसी सहारे की इतनी ज़रूरत थी। ये सब सिर्फ उस आखिरी मौके का फ़ायदा उठाने और मज़े लेने का एक और बहाना था। सामने ही भीड़ में रमेश हमें ढूंढते हुए आ रहे थे। मैंने जयजी की तरफ देखकर अपनी नज़रें नीची कर लीं और चुपचाप आगे बढ़ गईं, ये जानते हुए भी कि इस सफ़र की ये खामोश बातें हमेशा के लिए एक अनका